नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मुद्दा पुराना है और शायद भारत में घर घर पहुंचा हुआ है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भरोसा रखें, वे विदेश में जमा काले धन की पाई पाई वापस लाएंगे। ध्यान रहे, इस मुद्दे पर आंदोलन हुआ, मनमोहन सरकार के खिलाफ माहौल बना, बाबा रामदेव, राम जेठमलानी ने हल्ला कराया, मीडिया में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। कह सकते हैं कि इस मुद्दे की लहर पर भी भाजपा जीती है। उस नाते मोदी सरकार को इस मामले में नतीजा दिखलाना है। सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विशेष जांच दल का गठन किया, लेकिन इसका असर खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। ले देकर अभी तक की सारी कवायद उन खातों को लेकर है जिनका संयोग से सालों पहले पता पड़ा। चुनौती यह है कि रामदेव एंड पार्टी ने स्विस बैंकों में खातों का जो हल्ला किया था, विदेश में खरबों रुपए के काले धन का जो शोर हुआ था, उसे जानने के लिए क्या कोई कील भी ठोकी जा सकी है? स्विट्जरलैंड और टैक्स मुक्त देशों में भारतीय काले धन को खोजना एक मुख्य चुनौती है। इन देशों को मजबूर करना अनिवार्य है, मगर यह नहीं हो पा रहा है। इसलिए नोट करके रखें कि कुछ नहीं होना है। काले धन का हल्ला वैसा ही प्रमाणित होगा जैसा बोफोर्स में दलाली खाने का हल्ला था। इसलिए अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्यों यह कहा कि विश्वास रखे, वे विदेश में जमा पाई पाई भारत लौटा लाएंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जो महागठबंधन बनाया है, क्या वह बना रहेगा या समाजवादी पार्टियों के एकजुट होने की वजह से टूट जाएगा? यह लाख टके का सवाल है। दिल्ली में मुलायम सिंह के घर पर जनता दल यू, जनता दल एस, राजद आदि के नेताओं की बैठक हुई और उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने पार्टियों के विलय की संभावना के संकेत दिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टियों ने वाम दलों से भी बात शुरू की है। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने इन पार्टियों की एकजुटता की कोशिशों की तारीफ भी की है। तभी सवाल है कि अगर पुराने जनता दल से अलग हुई पार्टियां एक साथ आती हैं और उनका लेफ्ट के साथ साझेदारी बनती है, तो उसमें कांग्रेस क्या करेगी? जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टियों की एकजुटता की कोशिश कांग्रेस के लिए खतरा है। इस अभियान से जुड़े नेताओं का कहना है कि वे खुद को भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि नरेंद्र मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान सफल हो और कांग्रेस की जगह ये क्षेत्रीय पार्टियां उभरें। इस कोशिश के तहत ही कांग्रेस को हाशिए में धकेलने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बैठक की सफलता से उत्साहित समाजवादी नेता और भी क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं। एक जानकार नेता का कहना है कि जिस तरह पहले कांग्रेस के खिलाफ मोर्चे में जनसंघ शामिल हुई थी या भाजपा शामिल हुई थी, उसी तरह कांग्रेस होना चाहे तो उसका स्वागत है। अगर पुराने जनता परिवार की पार्टियां एकजुट होकर मोर्चा बनाती हैं और लेफ्ट से तालमेल करती हैं, तो कांग्रेस उनसे अलग होकर अपना एक मोर्चा बनाएगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस मोर्चे की रूपरेखा पर काम करने लगे हैं। मुलायम सिंह, शरद यादव और लालू यादव के साथ नीतीश कुमार और एचडी देवगौड़ा की बैठक ने कांग्रेस नेताओं के कान खड़े किए हैं। उन्हें लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कांग्रेस को किनारे करके भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अंत नतीजा कांग्रेस और भाजपा दोनों के विरोध में निकलने वाला है। कांग्रेस अपने को भाजपा का विकल्प बनाने के लिए एक मोर्चा बनाने की तैयारी करने में लगी है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि कांग्रेस छोड़कर गए क्षेत्रफलों को वापस यूपीए गठबंधन में लाने की कोशिश हो। इसमें ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी और शरद पवार से बातचीत की योजना बनी है। ये तीनों कांग्रेस से निकले हैं। पवार और ममता तो यूपीए सरकार में भी रहे हैं। लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए भी कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि ममता उनके साथ आ सकती है। अगर कांग्रेस जगन को नेता घोषित कर दे तो उनको भी अपनी पार्टी का विलय करने में दिक्कत नहीं होगी। पवार के साथ फिर से तालमेल हो सकता है। कांग्रेस केरल में गठबंधन बनाए रखेगी और झारखंड, तमिलनाडु आदि प्रदेश में भी नए सहयोगी तलाशेगी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बहुत जल्दी अपने संगठन में बदलाव करना पड़ेगा या अपने मौजूदा पदाधिकारियों का काम बढ़ाना पड़ेगा। उनकी टीम के 2 वरिष्ठ महासचिव जेपी नड्डा और राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। इनसे पहले अमित शाह की टीम की एक प्रवक्ता ललिता कुमार मंगलम को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी जगह पर किसी नए प्रवक्ता की नियुक्ति नहीं हुई थी। हालांकि उसकी तत्काल जरूरत नहीं दिख रही है, लेकिन महासचिवों की संख्या में बढ़ोतरी जरूरी होगी। नड्डा और रूढ़ी के पास बहुत अहम जिम्मेदारी थी। नड्डा को महाराष्ट्र और राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था। इसके अलावा वे भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। उनकी यह जगह बनी रहेगी। वे संसदीय बोर्ड में रहेंगे, लेकिन बतौर महासचिव उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वह उनको छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह राजीव प्रताप रूढ़ी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। भाजपा की रणनीति के लिहाज से तमिलनाडु बेहद अहम है। वहाँ 2016 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अमित शाह को जल्द से जल्द वहाँ के लिए प्रभारी नियुक्त करना होगा। आंध्र प्रदेश का काम किसी को प्रभार देकर भी चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ अभी लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं और वहाँ भाजपा का बहुत कुछ दांव पर नहीं लगा है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में 5 भारतीय मछुआरों को फांसी की सजा पर श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से बात की है। 5 भारतीय मछुआरों की फांसी की सजा पर उनके गृह राज्य तमिलनाडु में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका की एक अदालत ने इन 5 मछुआरों को मादक द्रव्यों की कथित तस्करी के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के रहने वाले इन 5 मछुआरों को श्रीलंका की सेना ने साल 2010 में मादक द्रव्यों की तस्करी के आरोप में उत्तरी जाफना के तट के निकट से गिरफ्तार किया गया था। कोलंबो स्थित हाईकोर्ट ने 8 लोगों को इस आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें ये 5 भारतीय मछुआरे शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि श्रीलंका में अदालत द्वारा 5 भारतीय मछुआरों के खिलाफ फैसला दिए जाने के बाद से भारत ने एक बार फिर उनके निर्दोष होने का मामला श्रीलंका के साथ उठाया और कोलंबो में भारत के उच्चायोग इस फैसले के खिलाफ वकील के जरिए अपील करेंगे। नए रेल मंत्री का प्रभार संभालने के बाद आज सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल सुरक्षा और उपभोक्ता सेवा उनकी प्राथमिकता में होगी। सुरेश प्रभु ने रेलवे की क्षमता का सही अर्थों में उपयोग करने की बात भी कही। उन्होंने मीडिया से कहा कि अतीत में हमने रेलवे के संचालन में काफी चुनौतियों का सामना किया है। हमारे पास क्षमता है जिसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि रेलवे की स्थिति को बदलना होगा। रेल मंत्री ने कहा कि हमारे 2 मुख्य विषय होंगे, जिसमें रेलवे सुरक्षा और उपभोक्ता सेवा, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जो करेंगे वह आने वाले समय में दिखाई देगा, इसलिए कोई घोषणा नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार को मोदी सरकार के पहले विस्तार में सुरेश प्रभु ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी और सदानंद गौड़ा का स्थान लिया। सदानंद गौड़ा को मंत्री परिषद के फेरबदल और विस्तार में कानून मंत्री बनाया गया है। नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और दुश्मनों के खिलाफ हम रक्षा विहीन नहीं रहेंगे। आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पर्रिकर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने देश की सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं आज प्रेस के आगे रक्षा विहीन हूँ, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दुश्मन के खिलाफ हम रक्षा विहीन नहीं रहेंगे। उन्होंने पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में यह भी कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका मुझे अध्ययन करने दीजिए। पर्रिकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ये वह राज्य है जिसने बड़े नेता देश को दिए हैं। राम और कृष्ण की धरा है यह प्रदेश। गौरतलब है कि रविवार को हुए मोदी मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में मनोहर पर्रिकर ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी और उन्हें रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। इससे पहले रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली संभाले हुए थे। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का भी प्रभार संभाल लिया। आज से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र में शिवसेना के विधायक विपक्ष के बेंचों पर बैठे। इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्वास मत हासिल करेंगे। भगवा रंग की पगड़ी पहने शिवसेना के सदस्य विधानसभा के अंदर एक समूह के रूप में आए और विपक्ष के लिए निर्धारित सीटों पर बैठ गए। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने राजभवन में अस्थायी स्पीकर के तौर पर वरिष्ठ विधायक जीव पांडु गावित को शपथ दिलाई। इसके बाद गावित ने सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सदस्यों की शपथ प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी। 12 नवंबर को इस सत्र का आखिरी दिन होगा। उसी दिन स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता नीलम गोरे ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों को कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल भाजपा के साथ किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है। प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने कहा है कि विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन का प्रसारण करने का दूरदर्शन का फैसला पूरी तरह सही था, क्योंकि इस समारोह से खबर जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि लोग निजी समाचार चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों और तीखी बहस को लेकर ऊब चुके हैं और इस स्थिति में डीडी न्यूज के पास एक मौका है कि वह खुद को एक बेहतरीन चैनल के तौर पर पेश करते हुए दर्शकों को अपनी ओर खींचे। गौरतलब है कि विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत के संबोधन को दूरदर्शन ने सीधा प्रसारित किया था, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसका काफी विरोध हुआ था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन के मामले में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी है। खातों की पुरानी जो लिस्ट आई हुई है उसके नामों को अनाधिकृत तौर पर उजागर करने के खतरों से आगाह कर रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून कायदों संधियों की अनदेखी नहीं हो सकती है। उस नाते अरुण जेटली का रुख सही है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। विदेशी खातों में जमा काले धन का मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक बाबा रामदेव ने काले धन का बड़ा हल्ला बनाया था। प्रचार के दौरान बताया जा रहा था कि अगर विदेश में जमा काला धन भारत वापस आ गया तो कई साल तक भारत को अपने नागरिकों से कर वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग नेताओं का दावा था कि हर भारतीय नागरिक के खाते में 3 से 15 लाख रुपए तक डाले जा सकेंगे अगर काला धन वापस आया। पर अब हालात बदले हुए हैं। 5 महीने तक सरकार में रहने के बाद नरेंद्र मोदी को इसकी असलियत का एहसास हुआ है। तभी प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि उनको नहीं पता कि विदेश में भारतीयों का कितना काला धन जमा है, लेकिन वे वायदा करते हैं कि वे पाई पाई वापस लाएंगे। सवाल है कि जब पता नहीं था कि कितना काला धन है तो उसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर वादा करने की क्या जरूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सदके सरकार काला धन रखने वालों के नाम भी बताना नहीं चाह रही है। तभी यह सवाल भी उठा है कि क्या भाजपा के नेता चुनाव से पहले इन संधियों के बारे में नहीं जानते थे। बहरहाल उससे भी अहम मुद्दा यह है कि आगे क्या होगा। भारत सरकार ने जिन 627 खातों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है उसमें आधे से ज्यादा खाते प्रवासी भारतीयों के हैं। भारत सरकार को इन खातों के बारे में जानकारी 2011 में मिली थी। स्विट्जरलैंड से चोरी होकर यह सूची फ्रांस पहुंच गई थी। वहां की सरकार ने 3 साल पहले इसे भारत सरकार को दिया था। इसमें 2006 के आंकड़े हैं, यानी 8 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार काला धन वापस लाने की कवायद कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पिछले 8 साल में ज्यादातर खाते खाली हो गए हैं। इनमें पैसा रखने वाले कारोबारियों ने अपने पैसे निकाल लिए हैं। इस सूची में शामिल जिन लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया था उनमें से कई लोग कर वगैरह चुकाकर अपना पिन छुड़ा चुके हैं। इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि इन खातों में से कोई पैसा मिलेगा या इन खाता धारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो विशेष जांच दल बना है उसकी जांच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब इस जांच दल ने विज्ञापन जारी करके आम लोगों से कहा है कि वे काला धन रखने वालों के बारे में जानकारी दें। इस तरह के विज्ञापन आयकर विभाग की ओर से पहले दिए जाते रहे हैं। हालांकि उनसे बहुत फायदा नहीं होता है, लेकिन यह तथ्य उभर रहा है कि एसआईटी विदेशी खातों के काले धन की बजाय देश के भीतर जमा काले धन पर फोकस कर रही है। असल में सरकार हड़बड़ी में है कि किसी तरह से काले धन की कुछ वापसी कराई जाए, तभी सरकार की साख बहाल होगी। इसके अलावा सरकार को 627 लोगों के नाम की सूची के अलावा दूसरे देशों के साथ भी बात करनी चाहिए ताकि और खातों का पता लगाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों के बावजूद पैसे वापस लाए जा सके। अब एक ब्रेक है, उसके बाद काले धन की गुत्थी पर चर्चा करेंगे। मुद्दा विदेशों में जमा काले धन का था। अब बहस को इस हकीकत की तरफ मोड़ा जा रहा है कि भारत में भी तो काले धन की समानांतर व्यवस्था है। यह मुद्दे से भटकना है। हिसाब से भारत को विदेशी सरकारों पर दबाव बनाना होगा, अन्यथा विदेशी बैंकों में काले धन के मुद्दे का नतीजा नहीं निकलना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के मामले में ये भरोसा दिलाया है, जनता से कहा है कि मेरे पर विश्वास रखे, मैं पाई पाई वापस लौटाऊंगा। क्या ये व्यवहारिक भरोसा बनता है? देखिए, इसके 2 वर्जन्स हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री का है, उन्होंने अपने एक रेडियो प्रोग्राम में कहा कि मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। लगभग वैसे ही कहा जैसे कि इलेक्शन से पहले कहा करते थे, पाई पाई वापस लाऊंगा, 30 लाख लोगों के जेब में पहुंचाऊंगा, 15 लाख पहुंचाऊंगा। विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए जाते थे, प्रदर्शित किए जाते थे। लेकिन मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर का जो वक्तव्य है उसको ज्यादा अहमियत देता हूं, क्योंकि वो एक कंसिडर्ड व्यू है। प्रधानमंत्री ज्यादातर इस तेवर में बोलते हैं जिस तेवर में अभी भी शायद इलेक्शन लड़ रहे हो, वो जनता का मन जीतने के लिए बात कहते हैं। लेकिन अरुण जेटली मस्तिष्क जीतने की बात करते हैं। और देखिए, ये ऐसे विषय हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं कि जहां पर सरकारें
पहली सरकार की बात दोहराती हुई भी नजर आए तो उनको वो कहना चाहिए। अगर कोई सरकार पशेमान हो रही है इसलिए कि उसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो मैं समझता हूं कि उसको सच सच जनता को पहुंचा देना चाहिए, सच पहुंचा देना चाहिए जनता तक। और जो कि अरुण जेटली ने किया, उन्होंने कहा कि अगर प्री मैच्योर डिस्क्लोजर इन नामों के हो जाएंगे, जिन लोगों के नाम दिए गए 600 के लगभग जो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं SIT को और सुप्रीम कोर्ट को, अगर उनके नाम शाया हो जाएंगे, प्रदर्शित हो जाएंगे, छापा दिए जाएंगे, तो इससे उनको फायदा होगा और देश को नुकसान होगा। और अभी तक जो हमने संधियां की हैं विभिन्न राष्ट्रों से, जो सॉवरेन ट्रीटीज हैं, अगर वो ट्रीटीज जो हैं वो भी फिर नाकामयाब हो जाएंगी और लोग हम पे विश्वास करना बंद कर देंगे। नहीं पर विनोद जी, मुद्दा ये नहीं है, ये नाम तो पहले से आए हुए थे, संयोग से आई हुई लिस्टें हैं। असली मुद्दा ये है कि जो इतने बड़े पैमाने पर जमा हुई बताते हैं विदेशी बैंकों के खातों में, उन सरकारों पर दबाव बनाकर उनसे कैसे नाम लिए जाए, ब्यौरा लिया जाए, ये कैसे संभव होगा? दबाव बनाने का एक ही तरीका है जो कि वित्त मंत्री कह रहे हैं और शायद प्रधानमंत्री उसको नहीं समझ रहे हैं जी, या फिर दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। ये तो दोनों ही बता सकते हैं ना। नहीं तो उसमें क्योंकि एक ही दिन प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं और माननीय वित्त मंत्री दूसरी बात कहते हैं, तो जनता इससे उसका मानस विचलित होता है, वो कंफ्यूज होती है। जो टैक्स मुक्त जो देश है, जो हेवन जो कहा जाता है, जहां की जो संधियों से भी कवर दी है, उन देशों में ऐसे 50-60 जो देश है, असली तो वो मुद्दा है जो चुनाव में चला या जो पिछले 10 साल से जो बहस चल रही है। आजकल तो फैशन बन गया ना कि यूपीए ने सब काम गलत किए। ये जो 84 ट्रीटीज हुई हैं, 84 के लगभग, जो कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज हैं, और उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोविजन भी है, तो वो तो यूपीए के टाइम में ही शुरू हुई थी। अब उस कारवां को इस नई सरकार को आगे बढ़ाना है ताकि ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। और गंतव्य स्थान क्या है? गंतव्य स्थान है कि जो काला धन अनुचित विदेशों में पड़ा हुआ है वो वापस आए, और वो जब ही वापस आ सकता है जब हम संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ईमानदारी से कोर्ट के सामने एविडेंस प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट उस पर पोजीशन लेगी और उन लोगों को पैसा हमको देना पड़ेगा। नहीं मतलब आपके अनुसार जो अभी तक इस मुहिम को चलाए हुए थे, भले बाबा रामदेव हो, राम जेठमलानी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, उनका जो तर्क है कि आप दबाव बनाइए, आप किसी तरह और तरीके से परंपरागत तरीकों से ये काम नहीं होने वाला है, एक अलग तरीके से असाधारण स्थितियों के अनुसार काम हो, ये तर्क आपको नहीं जमता कि वैसा संभव नहीं है? लेकिन ये लोग जो थे, ये जिस मुद्दे पे ये बात कर रहे थे, उस मुद्दे पे इनका ज्ञान सीमित था, और अज्ञानी लोग जब जनता को लीड करना शुरू कर देते हैं तो जनता को बरगला देते हैं। इन्होंने जनता को बरगलाया है। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सरकार नहीं ला रही तो बुरी बात है। अरे भाई, आपको ज्ञान है बाबा जी, आपको नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से बाबा रामदेव को और व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ, मतलब मैं राम जेठमलानी को नहीं जोड़ता हूँ क्योंकि वो एक इन्फॉर्म्ड आदमी है, वो लॉयर है, और उन्हीं की याचिका पे ये जो तो वही तो सुनिए तो सही, लेकिन ये SIT डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम ये नाम हमको जो आपने दिए हम नहीं देखेंगे, इस रुक्के को हम SIT को पहुंचा देंगे, उसको पहले रुका पहुंच चुका है। देखिए इसमें गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि माननीय वित्त मंत्री से एक गलती हुई। जब ये सब सर्वविदित है कि SIT के पास मैंडेट है, ये सरकार के पास मैंडेट नहीं है, ये SIT के पास मैंडेट है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, फिर जो तथ्य सामने आते हैं उनको उसने नापना है, तोलना है, और ये फैसला लेना है कि किसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसके खिलाफ नहीं होगी। सुनिए, लेकिन उससे पहले ही चुस्कियां लेनी शुरू कर दी सरकार के कुछ लोगों ने, माननीय वित्त मंत्री ने भी, कि अगर इसमें से कुछ नाम आ गए तो कांग्रेस एम्बैरेस हो जाएगी। अब ये सब बातें करना मैं समझता हूं औचित्य नहीं उनका। देखो, इसको पोलिटिसाइज बुरी तरह से पहले भी हुआ है और फिर पोलिटिसाइज हो रहा है। इसको पोलिटिसाइज ना करें, राष्ट्रहित में इसका सीरियस इन्वेस्टिगेशन करें और पैसा वापस आएगा। अगर सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन उस तादाद में नहीं आएगा जिस तादाद में हमको हसीन सपने दिखाए गए, हमको ये बताया। नहीं विनोद जी, यही स्थिति कि आप SIT को कह रहे हैं, पर SIT विदेशी सरकारों में, आपने 85 सरकारों का, इसका मतलब है कि करीब 250 सरकारें हैं, वहां कोई संधि नहीं, वहां कुछ नहीं है, वहां खाते अपने हैं, तो उनमें कैसे दबाव बनाए, वहां से क्या लाए, इसकी प्रक्रिया कैसे बने, इसको लेकर कोई विचार मंथन नहीं हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की
एक ट्रीटी है जो भारत ने साइन नहीं की है, और मैं समझता हूँ भारत को ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए। वो ट्रीटी का इंस्पिरेशन विभिन्न कारणों से था। एक कारण उसमें यह भी था कि जो आतंकवाद की फैलाने वाली तंजीमें हैं उनकी फंडिंग कैसे ब्लॉक करनी है, ड्राई अप करनी है, और उसके तहत ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम शुरू हुई थी और उसमें अगर भारत साइन करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है। साइन करे ना, नई सरकार है, बोले कि हम साइन करेंगे। अपने वक्तव्य में ना वित्त मंत्री ने बताया है, ना माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि वो साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे का रास्ता क्या है वो थोड़ा सा माननीय वित्त मंत्री ने बताया है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर नाम आ गए, अगर कुछ ऐसी बात हो गई, अनुचित बात हो गई, तो यूएसए के साथ हम जो ट्रीटी साइन कर रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, औरों के साथ भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो अब जिस सरकार ने, जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने जनता को इस मुद्दे पर अनुवादित किया था, अभी उन्हीं का कर्तव्य बनता है कि जनता को कहे कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए, और हम कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो विपक्ष है वो तो फिर अपना बदला तो जरूर लेगा ना, क्योंकि आपने जिस तरह से एक इश्यू को बढ़ाया और जताया और दिखाया वो सही नहीं था, वो कानून के लिहाज से गलत था। आप गलत वादे कर रहे थे, अब कानून बधार रहे हैं आप। पहले आप बातें बधार रहे थे, तो बातें मत बधारिए, कानून बधारिए आप। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।